Hello, good evening class. Welcome to Unacademy, India's largest online study platform. This is Anil Sujanian and in this video I am going to discuss about the modern history topic named Portuguese and Dutch. This topic is most useful for UPSC pre and main aspirants and also those students who are preparing for स्टेट पीएससी सीडीएस एंड एसएससी एग्जाम्स बिकॉज इन सभी एग्जाम्स में आपके पास ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो अपनी एक अलग ही पहचान लेके चलता है। अगर हम इन सभी एग्जाम्स की बात करें तो अगर आप मान लो वेटेज के हिसाब से जितने भी आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं उनमें ये इक्वल वेटेज लेके चलता है। क्लियर है? हाँ, तो ये जो हमारा आज का कोर्स है, ये जो हमारा कोर्स चल रहा है, ये हिस्ट्री का कोर्स है और इसको हम लगातार एक सीक्वेंस वाइज पढ़ते हुए आज मॉडर्न हिस्ट्री तक पहुंच चुके हैं। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम इस लेक्चर्स को देख रहे हैं तो सो प्लीज आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके जितने भी आपके सीक्वेंस वाइज लेक्चर्स है यहाँ पे हिस्ट्री के उनको देखिएगा। फिर उसके बाद आपको एकदम से चीजें समझ आने लगेंगी। उसके बाद आप खुद से भी जो आपका स्पेक्ट्रम बुक है उसको आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। मतलब उसके बाद सब कुछ अच्छे से हमें समझ आना स्टार्ट होता है। क्लियर है? यहाँ पे अगर मैं इस हिस्ट्री कोर्स की बात करूं तो यहाँ पे ये जो कोर्स है इसमें लेबल हमारा रहता है यूपीएससी प्री का। कौन सा? यूपीएससी प्री का हमारा लेबल रहता है। मतलब कि हम इस कोर्स को पढ़ के कौन सा एग्जाम्स दे सकते हैं, कौन सा एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ यूपीएससी प्री तक का आपको यहाँ पे लेवल प्रोवाइड किया जाता है। प्लस यहाँ पे जो कंटेंट रहता है, कंटेंट को इस तरह से बनाया जाता है ताकि जो आपका मेन आएगा, यूपीएससी मेन आएगा, यूपीएससी मेन में आप अच्छे से ऐसे राइटिंग कर सके, अच्छे से आप जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसको अटेम्प्ट कर सके। क्लियर है? देखो जब डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है ना तो उसमें आपके पास क्या चीज पूछी जाती है कि मतलब आपसे कोई भी इशू, कोई भी टॉपिक पूछा जाएगा तो आपको वो एक पार्ट्स में बताना रहता है। मतलब एक पॉइंट टू पॉइंट आपको बताना रहता है क्योंकि लिमिटेशंस होती है ना यहाँ पे। जब आप यूपीएससी मेंस देते हो तो भैया उसमें लिमिटेशंस रहती है कि आपको 100 वर्ड्स में ही आंसर देना है, आपको 150 वर्ड्स में ही आंसर देना है। क्लियर है? ज्यादा लिखते रहोगे तो फायदा कुछ नहीं होने वाला है ना। तो 150 वर्ड्स बनाना कोई इतना आसान नहीं होता है। क्लियर है? तो ये चीजें तभी आपको सही से समझ आएंगी जब आप स्टार्टिंग से हमारे लेक्चर्स को देखना स्टार्ट करोगे। हमने बात करी अभी जो आपका ये सेशन चल रहा है इसमें जो हमारा टारगेटेड एग्जाम है वो है बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या नाम है? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। बट इस बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ साथ आप जितने भी और बिहार के एग्जाम्स निकलते हैं उनको भी आप हमारे साथ तैयार कर सकते हो। सो क्रैक ऑल बिहार एग्जाम्स विद अस। अगर हम बात करें यहाँ पे आपको टॉप एडुकेटर्स पढ़ाएंगे, अनअकैडमी पे आपको टॉप एडुकेटर्स पढ़ाएंगे। उनका कंटेंट एक क्वालिटी का रहेगा, मतलब कि वो खुद इन फील्ड से संबंध रखते हैं तो मतलब उनको यहाँ पे काफी अच्छा अनुभव रहता है तो वो आपको क्वालिटी का कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं और एक ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस आपका उनके साथ रहेगा। सो क्रैक बिहार एग्जाम्स। देखो जैसे मैंने आपको अभी अभी यहाँ पे कहा कि यहाँ पे मेन मुद्दा जो है, मेन जो हमारा काम है वो है बीपीएससी को टारगेट करना। क्लियर है? जो कि आप भारत के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ, नाम है अनअकैडमी के साथ आप कर रहे हो। इसके लिए आपको भैया सब्सक्रिप्शंस भी दिया जाता है या आप उसके लिए अपनी तैयारी बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीके से करने के लिए यूपी का यूपीएससी सॉरी जो बीपीएससी है, बीपीएससी का सब्सक्रिप्शंस यहाँ पे ले सकते हो। ये सब्सक्रिप्शंस क्या है? सब्सक्रिप्शंस का मतलब होता है कि कोर्स को खरीदना। क्लियर है? तो यहाँ पे इनके कोर्स इस तरह से चलते हैं जैसे मान लो कि 1 महीने का ही आप कोर्स लेना चाहते हो। मतलब आप पहले देखना चाहते हो कि नहीं क्या यहाँ की सर्विसेज है, क्या यहाँ पे है। तो पहले महीने का कोर्स लो, उसके बाद आप बढ़ा लीजिए उसको, है ना। तो मतलब यहाँ पे महीने का कोर्स का खर्चा है 1000 कुछ, है ना। 1100 के आसपास का खर्चा देखते हैं अभी हम। This is about me, myself, Anil Sujanian, and I'm the faculty of GS. But in this course, I'm the faculty of history. जीएस में मेरे पास जो सब्जेक्ट्स रहते हैं पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी एंड ऑल ऑफ दैट।
जो कि जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर मैं अपनी क्वालिफिकेशन की बात करूं तो बैचलर इंजीनियरिंग, अगर मैं अपनी क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आई एम अ बैचलर इंजीनियर एंड माय स्ट्रीम इज इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। आई हैव 3 year टीचिंग एक्सपीरियंस एंड दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर 9459802085। 9458802085 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप में से किसी भी पर्सन का, किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट रहता है और आपको लगता है नहीं कि पर्सनली मतलब जुड़ना चाहिए, तो आप यहाँ पे मेरे साथ यहाँ पे कॉल करके, व्हाट्सएप कांटेक्ट करके, डायरेक्ट टेक्स्ट करके मेरे साथ जुड़ सकते हो। दिस स्लाइड शोज व्हाट यू विल गेट व्हेन यू परचेज द सब्सक्रिप्शन फॉर अनअकैडमी। मतलब कि जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो उसके बाद आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। डेली की डेली लाइव क्लासेस है, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, अनलिमिटेड एक्सेस है। ये जो आपके पास लाइव क्लासेस का फंडा चलता है, हर किसी स्टूडेंट को समझ आता है। मैं तो समझ इतना तो मैं समझ सकता हूँ ना। लाइव क्लासेस जैसे अभी आपको फ्री लाइव क्लासेस दी जा रही है ना, वहां पे आपको पेड लाइव क्लासेस दी जा रही है। उन पेड और फ्री लाइव क्लासेस में फर्क क्या होगा? देखो, फ्री लाइव क्लासेस ऐसा नहीं कि इसमें हम मतलब आपको कोई अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, यहाँ पे भी अच्छे से पढ़ाते हैं, पर अगर हम बात करें पेड क्लासेस की तो वहां पे हम बिल्कुल स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं, एक सीक्वेंस में हम काम करते हैं। क्लियर है? यहाँ पे मान लो हम रैंडमली कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वहां पे एक सीक्वेंस वाइज हम काम करेंगे। क्लियर है? तो ये आपके पास कुछ बात हो रही थी डेली लाइव क्लासेस की। उसके बाद अगर हम बात करें लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। मतलब आपको इसमें पे लाइव टेस्ट देने का मौका मिलता है, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें एवेल्युएशंस देखने को मिलती है। मतलब बेहतरीन जो आपकी पढ़ाई है उसमें एक तरह से अच्छा डायरेक्शंस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। किसकी वजह से? वो है लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस की वजह से। स्ट्रक्चर्ड कोर्स का मतलब ये होता है कि आप पहले ही आपको क्लियर कर दिया जाएगा कि आपका सिलेबस हम इस तरह से कंप्लीट कराएंगे, ये अपना इतने इतने घंटों में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। आप मान लो हिस्ट्री सब्जेक्ट देख रहे हो तो आपको पहले क्लियर कर दिया जाएगा, हिस्ट्री के लिए आपको इतने आवर्स दिए जाएंगे। मान लो 240 आवर्स दिए गए हैं, उन 240 आवर्स में ही आपका हिस्ट्री कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं कि आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा। क्लियर है? सबसे बड़ी बात तो मैं आपको एक ही चीज बताता हूँ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की, कि भैया यहाँ पे जो एडुकेटर्स पढ़ाते हैं ना, सभी के सभी आपके पास टैलेंटेड है। मतलब ज्यादा करके तो आप याद रखिएगा, जो आपका अनअकैडमी है किस चीज के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पे जो पूर्व सिविल सर्विसेज है, सिविल सर्वेंट है, वो यहाँ पे पढ़ाते हैं। मतलब जो पूर्व आपके पास आईएएस हैं, जैसे और रोमन सैनी की बात करें, रोमन सैनी सर जो हैं वो खुद 2014 के आसपास अपना यूपीएससी क्लियर कर बैठे थे। उसके बाद 1 साल बाद उन्होंने खुद रिजाइन दे दिया है ना। तो ये उन्हीं के द्वारा वैसे तो बोला जाता है, फाउंडर ऑफ अनअकैडमी रोमन सैनी सर, और उसके उनके 2-3 फ्रेंड भी हैं। मतलब यहाँ पे आप खुद समझ सकते हो कि मतलब कैसे लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे जो कि खुद इन चीजों को क्रैक कर चुके हैं, इन चीजों को निकाल चुके हैं। इसमें बीपीएससी सब्सक्रिप्शन स्टार्ट फ्रॉम 350। मतलब यहाँ पे जो बीपीएससी का सब्सक्रिप्शन है लगभग आपका 350 से स्टार्ट हो जाता है। दीज आर द फ्री लाइव क्लासेस ऑफ अनअकैडमी। अभी जो आप यहाँ पे लाइव क्लासेस देख रहे हो वो फ्री हैं। इसमें हम काम कर रहे हैं, पर मैं आपको फिर भी आपको यही बोलता हूँ, अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हैं, आप बिगनर हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है अभी तक स्टेट पीएससी के बारे में, तो आपको भाई सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। फ्री लाइव क्लासेस से काम नहीं चलेगा। दिस स्लाइड शोज द टॉप एडुकेटर्स ऑफ द अनअकैडमी एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इन टॉप एडुकेटर्स की, तो इनको अपने अपने क्षेत्र में एक अच्छा अनुभव है और एक अच्छा समय यहाँ पे ये अपने इस फील्ड में दे चुके हैं। तो ये सभी आपके पास जितने भी नाम मैंने यहाँ पे बोले, ये जो टॉप एडुकेटर्स है, इनसे पढ़ने का मौका आपको यहाँ पे मिलता है जब आप बीपीएससी सब्सक्रिप्शन ले लेते हो। तो दिस स्लाइड शोज द बीपीएससी पूरा स्ट्रक्चर, कि बीपीएससी का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, बीपीएससी सब्सक्रिप्शन का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई आपको बहुत से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। लगभग 12 सब्जेक्ट आपको टोटल पढ़ाए जा रहे हैं। कितने? 12 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं। और 12 सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअली सब्जेक्ट की बात करी जाए तो यहाँ पे इंडिविजुअली सब्जेक्ट के आपके पास 16-16 कोर्स चल रहे हैं, है ना। 16 से 16 कोर्स चल रहे हैं। क्लियर है चीजें? सो एट लास्ट बीपीएससी सब्सक्रिप्शन फी स्ट्रक्चर्स की बात करी जाए तो वो बिल्कुल ही आपके पास मिनिमम है।
सो अगर हम बात करें 1 महीने के खर्चे की 1260 है। अगर हम बात करें 3 महीने के खर्चे की तो 3150 है। अगर हम बात करें 6 महीने की 5040 है। अगर हम बात करें 12 महीने की 6300 है। कुल मिला के अगर हम बात करें भैया तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, जितनी लॉन्ग प्रोसेस के साथ हम अनअकैडमी के साथ जुड़ रहे हैं उतना ही कम प्राइस है। अगर मैं 2 साल की बात करूँ तो रुपीज़ 7650 है। कि कहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा फीस है। आपको इतने सब्जेक्ट्स दिए जा रहे हैं और हर इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स के ऊपर आपके 16-16 कोर्स दिए जा रहे हैं। तो कहाँ पे है ना। हुँ। अब देखो फिर भी आप में से किसी स्टूडेंट को यहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा लगती हैं, मतलब आप सोच रहे हो कि नहीं अभी भी ये फीस ज़्यादा है और हमें डिस्काउंट भी मिलना चाहिए। तो ध्यान रखें अनअकैडमी डिस्काउंट भी आप लोगों के लिए लेके आया है। अनअकैडमी 10% डिस्काउंट प्रेजेंट टाइम में आपको दे रहा है, पर इस डिस्काउंट को लेने के लिए आपको यहाँ पे एक रेफरल कोड डालना रहता है। क्लियर है। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है, हाँ, if you want to get 10% discount then enter here your referral code। सो यहाँ पे आप रेफरल कोड की जगह अनिल S10 यहाँ पे एंटर कर सकते हो। अनिल S10 यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पे ये मेरा रेफरल कोड है, आप मेरे रेफरल कोड को यूज करके यहाँ पे 10% का डिस्काउंट ले सकते हो। सो आई होप आप सभी यहाँ पे अच्छे से जो भी अभी तक मैंने आपको यहाँ पे बताया उनको बढ़िया से समझ पाए होंगे। सो आज के इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो आज का सेशन है वो है मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि मॉडर्न हिस्ट्री में हमारे पास क्या हुआ था। ये भारत है, ये आपका ये भारत है समझिएगा, है ना। ये भारत है। भारत किस महाद्वीप का एक हिस्सा है? भारत भैया एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। आप मान लीजिए जो मैंने रेड कलर आपका यहाँ पे कवर करा ये आपका एशिया महाद्वीप है। क्लियर है। ऐसे तो बहुत बड़ा एशिया महाद्वीप है पर यहाँ पे इसमें आपके पास भारत है। अब हुआ यूं था, यहाँ ऊपर जैसे आपके पास क्या था, यूरोप महाद्वीप है। एशिया के बिल्कुल यहाँ पे कौन सा आपका महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप है। अगर मैं यूरोप महाद्वीप की बात करूं, यूरोप महाद्वीप का डेवलपमेंट सबसे पहले हो जाता है हमारे 7 कॉन्टिनेंट में से। हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट हैं, अगर मैं सातों कॉन्टिनेंट की बात करूं, नंबर 1 पे एशिया, नंबर 2 पे अफ्रीका। मैं इसको एक तरह से अकॉर्डिंग टू एरियाज, है ना, अकॉर्डिंग टू एरियाज, और मैं इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहा हूँ। मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा एरिया, सबसे छोटा एरिया, उससे छोटा एरिया, है ना। अफ्रीका, अफ्रीका के बाद आपके पास नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद आपके पास साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बाद आपके पास चलता है एक अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद आपके पास चलता है एक यूरोप, यूरोप के बाद आपके पास चलता है एक ऑस्ट्रेलिया। तो ये 7 महाद्वीप हैं। अभी तो आपके पास एक और आ चुका है जिसको हम जीलैंडिया बोल रहे हैं, जो कि न्यूजीलैंड वाला हिस्सा है ना। न्यूजीलैंड वाले हिस्से को बोला जा रहा है अलग देखा जा रहा है ना। और उसको एक नया नाम दिया गया है, नाम है जीलैंडिया। पर अभी अगर हम बात करें, हम 7 महाद्वीपों में से बात करें तो 7 महाद्वीपों में से आपके पास केवल और केवल जो था यूरोप अपने आप को विकसित कर चुका था, अपने आप को डेवलप कर चुका था। इतनी चीजें तो हमने पहले देखी थी ना। डेवलप कर चुका था, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, भारत जैसे देशों में जो एशिया के देश थे वहां पे अभी भी लोग हाथों से काम कर रहे थे, कारीगर यहाँ पे काम कर रहे थे। पर यहाँ पे यूरोप में क्या हो रहा था, लोग मशीनों से काम करवा रहे थे। सही है, लोग मशीनों से काम करवा रहे थे भैया यूरोप में, है ना। ये यूरोप था, हमने यहाँ जैसे देखा है ना। हाँ, तो जब भाई यहाँ पे इतना सब कुछ हो चुका है, मशीनरीज आ चुकी हैं, तो उन मशीनरीज को यूज करने के लिए इनको भाई ट्रेड भी करना पड़ेगा ना, व्यापार भी करना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, अपने व्यापार को बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। कौन? यूरोप कॉन्टिनेंट। ये व्यापार को बढ़ाने के लिए ये एशिया कॉन्टिनेंट में घुस आते हैं। जब ये एशिया कॉन्टिनेंट में घुसते हैं तो वहां पे इनको एक कंट्री और मिलती है जिसका नाम है इंडिया। इंडिया में यहाँ पे आपके पास 4 देश आते हैं, 5 देश आते हैं। नंबर 1 पे था पोर्तुगीज जिसको आप पुर्तगाल कहते हो। नंबर 2 पे था डच जिसको आप नीदरलैंड हॉलैंड कहते हो। नंबर 3 पे था ब्रिटेन जिसको हम अंग्रेज या ब्रिटिश कहते हैं। नंबर 4 पे था डेनिस जिसको हम डेनमार्क कहते हैं। नंबर 5 पे था आपके पास फ्रांस। क्लियर है, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट आता है। तो ये आपके पास 5 देश जो हैं वो अपने व्यापार के उद्देश्य से, अपने व्यापार के उद्देश्य से भारत की तरफ बढ़ते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपसे पेपर में ये भी पूछा जाता है कि भारत का कौन सा हिस्सा है जो बोला जाता है कि
यहाँ पे व्यापार के लिए प्रसिद्ध था प्राचीन भारत में, या जो मध्य हमारा आधुनिक भारत था। आधुनिक भारत में भारत का कौन सा हिस्सा है जो व्यापार के लिए फेमस था? तो ये हिस्सा था, ये हिस्सा था। ये कौन सा हिस्सा होता है? देखो, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से इसकी डिवीजन कर दूं, ये ऊपर आपके पास नॉर्थ आ जाता है, नीचे आपके पास साउथ आ जाता है। क्लियर है? अगर मैं यहाँ की बात करूँ, ये वेस्ट आ जाता है, यहाँ पे आपके पास ईस्ट आ जाता है। क्लियर है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सही है? तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, ये जो आपके पास ये जो पॉइंट बना यहाँ पे नीचे की मैं बात करूँ, ये जो आपको नीचे दिख रहा है, इसमें आपके पास आधा साउथ होगा, आधा आपके पास ईस्ट होगा। तो आपको कभी भी पूछा जाए कि भैया भारत के किस हिस्से पे आपके पास व्यापार किया जाता था विदेशियों के द्वारा, तो वो याद रखिएगा दक्षिणी पूर्वी भारत या साउथ ईस्ट इंडिया की बात करी जाती है। ये जो आपका रीजन है, ये आपका तमिलनाडु है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे आपके पास केरला है। क्लियर है? सॉरी, उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल है। तो हाँ, तो ये जो आपके पास तटीय क्षेत्र था ना, इसी पे आपके पास ज्यादा करके व्यापार किया जाता था। इसी पे आपके पास रेशम जैसे जो आपके पास कच्चा माल था, वो यहाँ से ही लिया जाता था। इतनी चीजें क्लियर हो रही है? हमने एक मैप के अकॉर्डिंग भी इसको देख लिया है। अब चलो जी, हम अपने आज के इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। इसमें देखो क्या बात हो रही है। हम्म, देखो, जो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे कि 5 देश भारत आते हैं, वो आपके सामने ही हैं। आप इनको एक बार देख सकते हो। क्लियर है? हमने कल के लेक्चर्स में भी इसमें बढ़िया से बात करी थी। क्लियर है? ये 5 देश हैं भैया जो भारत आते हैं। और अब हमारे पास जो ये इंपॉर्टेंट है, पर ध्यान रखिएगा, इसकी सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। पहले पुर्तगाली आया, है ना? पहला पुर्तगाली भारत कब आया था? जल्दी बोलिए जरा, देखो जरा जल्दी कमेंट में। 1498 में। जब भारत में आता है पहला, तो उसको हम बोलते हैं भारतीय खोज उसी के द्वारा की गई है। तो भारत की खोज करने वाला वो आपके पास व्यक्ति कौन था 1498 में? वो था वास्को डी गामा। क्लियर है? हम्म। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है, जब विदेशी भारत आते हैं तो उसका कारण था केवल और केवल मुख्य रूप से व्यापार। पर व्यापार करने के लिए आपके पास जब यूरोप महाद्वीप यहाँ पे आता है, उससे पहले यहाँ पे कौन व्यापार करता था? उससे पहले अरबी लोग, है ना, मतलब एशिया के लोग ही यहाँ पे आपके पास क्या करते थे? व्यापार किया करते थे। क्लियर है? हाँ, एशिया के लोग ही यहाँ पे व्यापार किया जाते थे, मतलब अरबी लोग यहाँ पे व्यापार किया करते थे। अब ट्रेड बढ़ता चला गया, व्यापार बढ़ता चला गया। यूरोपियन की पकड़ नहीं थी, लेकिन यह क्षेत्र अपने, है ना, पहले यहाँ पे जो यूरोपियन आपके पास थे उनकी पकड़ नहीं थी। इसमें सबसे पहले जो आपके पास बात हुई है वो किस चीज के लिए हुई है? जो स्पीसीज होती है ना, स्पाइसेस, है ना, स्पाइसेस मतलब मसालों की बात करी जाती है ना। तो यहाँ पे बोला जाता है ये मसालों के लिए प्रसिद्ध था वास्को डी गामा। देखो, पुर्तगाल की तरफ से पहली बार आपके पास वास्को डी गामा आया था 1498 में। वो जाना अमेरिका चाहता था पर पहुंचा भारत था, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पुर्तगाल के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट अपना डच डच को यहाँ पे कवर करेंगे। पुर्तगाल से डच तक हम इन चीजों को कवर करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा आप। बोला गया कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पुर्तगाल की, तो पुर्तगाल की बात करी जाए, अपने कपड़ों के लिए, रेशम के वस्त्र के लिए काफी प्रसिद्ध क्षेत्र था। ठीक है? जो आपके पास यहाँ पे दक्षिण भारत था, वो कपड़ों के लिए काफी प्रसिद्ध आपके पास एक क्षेत्र था। इन सारी वस्तुओं की यूरोप में काफी ज्यादा डिमांड थी। क्लियर है ना? और वहाँ पे नेविगेशंस भी चल रही थी। नेविगेशंस का मतलब ये होता है कि वहाँ पे एक जो समुद्री मार्ग है उनको खोजने का प्रयास भी चल रहा था, जिसमें पुर्तगाल के राजा प्रिंस हैरी को नेविगेटर की उपाधि दी गई थी। मतलब कि जो पुर्तगाल के राजा थे, नाम था प्रिंस हैरी, उन्होंने नेविगेशंस का काम बढ़िया से आरंभ करवाया था। लोग अपनी इस काम को बढ़िया से अंजाम दे रहे थे। उसके दौरान, इसी दौरान अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यूरोप कॉन्टिनेंट में, यूरोप कॉन्टिनेंट से एक एक व्यक्ति भारत आता है, नाम है बार्थोलोमेडियाज। ये बारियो लिखा गया है, यहाँ पे मिस्टेक है, लिख लीजिएगा। बार्थोलोमोडियाज। बार्थोलोमेडियाज जो है वो 1487 ईस्वी में अफ्रीका महाद्वीप होते हुए रास्ता खोज निकालता है भारत आने के लिए। क्लियर है? अफ्रीका महाद्वीप से होते हुए, देखो क्या बोल रहा है ये, इसका मतलब क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो अफ्रीका महाद्वीप है ना, अफ्रीका महाद्वीप से होते हुए जब आपके पास लोग आते हैं ना, ये देखो यहाँ पे मान लो ये आपके पास अफ्रीका है। क्लियर है? यहाँ पे ये जो ऊपर वाला हिस्सा था ये यूरोप है। यहाँ पे ये जो आपका ये वाला हिस्सा है ये आपके पास एशिया है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम भैया आपका जो यूरोप कॉन्टिनेंट था ना, यहाँ पे
तटीय तटीय से चल रहा था, मतलब ये जो समुद्री मार्ग था ना, समुद्री मार्गों में से इसने अपनी खोज करना स्टार्ट करी, पर वो केवल केवल तट के इशारे से चल रहा था। और ये जो हिस्सा है ना अफ्रीका वाला, इसको नाम दिया था कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप। क्लियर है? कैप ऑफ गुड होप की खोज फर्स्ट टाइम कौन करता है? जो पहली बार भारत आता है, या पहली बार जो अपना रास्ता खोज निकालता है 1487 में, नाम था बार्थोलोमो डियास। तो ये चीज इंपॉर्टेंट था। और इसी रास्ते से 10 से 11 साल बाद वास्को डी गामा भारत आता है। और यहाँ पे जो इसका आने का कारण क्या था? व्यापार। यहाँ पे जब वो आता है तो इसको मसाले, खास करके काली मिर्ची, जैसे जो जैसे जो मतलब उत्पादन या जो प्रोडक्ट्स थे वो यहाँ पे भारत में मिलते हैं। और इनका अगर हम बात करें तो जो ब्रिटेन था या जो आपके पास यूरोप था, उसमें काफी ज्यादा डिमांड थी। क्लियर है? वहां पे लोग मांस को, सर्दियों में मांस को या मीट को प्रिजर्व करने के लिए, सेव करने के लिए नमक में काली मिर्ची लगा के उस पे लगाया करते थे, जिससे वो हमेशा के लिए आपके पास जो है उस टाइम के लिए सेफ रहता था। काली मिर्ची इंडिया सब कॉन्टिनेंट में बहुत मिलती थी। मतलब जो भारतीय उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब क्या होता है भैया? पहले तो मेरे को ये बताओ, आप उपमहाद्वीप से आप क्या समझे? उपमहाद्वीप से क्या समझे आप? क्लियर है? महाद्वीप तो सबको क्लियर है ना, कॉन्टिनेंट तो सबको क्लियर है। एक मेजर या बिगर लैंड मास को हम क्या नाम देते हैं? एक बिगर लैंड मास को हम क्या नाम देते हैं? कॉन्टिनेंट। पर अगर मैं सब कॉन्टिनेंट्स की बात करूं तो सब कॉन्टिनेंट्स क्या है? सब कॉन्टिनेंट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बोला जाता है एक ऐसा एरिया जो कि कॉन्टिनेंट में है, पर वहाँ पे होते हुए भी वो अपनी ही एक अलग पहचान बना रहा है। क्लियर है? तो वो एक कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा, पर वहाँ पे होते हुए भी वो एक अपनी ही पहचान बना रहा है। मतलब अगर मैं भारतीय उपमहाद्वीप की बात करूँ तो यहाँ पे लगभग 5 देश उसमें आते हैं। नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ, पाकिस्तान। नंबर 2 पे इंडिया। इंडिया के बाद नेपाल। नेपाल के बाद आपके पास आ जाता है बांग्लादेश। क्लियर है? बांग्लादेश के बाद आपके पास एक आ जाता है, हाँ, क्लियर है, हाँ, नेपाल। उसके बाद हमने बात करी पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद हमने बात करी, हाँ, भूटान। है ना? तो ये और एक इंडिया। है ना? ये 5 देश आपके पास सब कॉन्टिनेंट्स में आते हैं। ये 5 देश कैसे हैं भैया? देखो, देखो, यहाँ पे ना इन पांचों देशों की अगर हम बात करें तो ये अलग है। मतलब ये नेचुरली, है ना, जियोग्राफिकली तरीके से डिवाइड है। मतलब प्राकृतिक रूप से ही ये, है ना, अलग है। कैसे भैया? देखो, अगर मैं ऊपर की बात करूं, हिंद कुश पर्वत की बात करूं, वहां से अफगानिस्तान वगैरह को अलग कर दिया जाता है। हिंद कुश पर्वत आ जाती है। अगर मैं उधर बात करूं हिमालय की, हिमालय जो आपके पास है वो अपनी ही बाउंड्री बना देता है, जिससे वो चाइना चुइना से अलग हो जाता है। उसके बाद मैं नीचे बात करूं तो आपके पास जो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, वो आपके सामने आ जाती है। नीचे अगर दक्षिण भारत की बात करूँ तो अरब सागर की बात करी जाए तो मतलब ये सब कॉन्टिनेंट है। सब कॉन्टिनेंट वो क्षेत्र होता है जो कि विभिन्न प्राकृतिक और भौगोलिक जो आपके पास रीजन्स हैं, उनके कारण वो एक अलग ही अपनी पहचान बना लेते हैं। ना कि वो यहाँ पे अलग, यहाँ पे महाद्वीप है ना? एक महाद्वीप में होने के कारण भी अपनी एक अलग पहचान बनाना ही सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। हाँ, तो यहाँ पे बोला जाता है वो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ज्यादा काली मिर्ची मिलती थी। यहाँ से जब वास्को डी गामा पहली बार भारत आया था तो उसने यहाँ से मसालों को अत्यधिक महत्व दिया। अब्दुल मुनीत की मदद से इसे इसी के पीछे अपना जहाज लगा दिया है। और 17 मई 1448 में, 1458, 1458 है, 48 नहीं है, 17 मई 1498 में कवक डाकू नामक द्वीप, कवक डाकू नामक द्वीप और कालीकट बंदरगाह में आपके पास जो क्या नाम था, वास्को डी गामा भारत पहुंचता है, या फिर कोचिन में भारत पहुंचता है। हाँ जी, फ्रांसीसियों को भी देख लो थोड़ा सा। हम्म। डन। एक बार मिस्टेक चेक कर लीजिएगा, अगर कोई मिस्टेक हो तो देख लेना। हम्म। तो ये चीज सही है ना? हम्म। तो देखो, यहाँ पे हम बात करें
जब वास्को डी गामा भारत में उतरा था, कोचीन में उतरा था, मतलब केरला में उतरा था। कवाकू नामक द्वीप था, है ना। अगर आइलैंड की बात करें, वो कौन सा टापू था जहाँ पे आपके पास वास्को डी गामा उतरा था, तो याद रखना वो था कवाकू, है ना, कवाकू। और वो बंदरगाह, वो पोर्ट कौन सा था, कालीकट बंदरगाह था। पहुंचा कब था, 17 मई 1948, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ भैया हिंदू राजा था, नाम था जिमोरियन। क्या नाम था, जिमोरियन। जिमोरियन से मिला। और यहाँ पे बोला जाता है, ये जो आपके पास वास्को डिगामा है, वास्को डिगामा भारत में 2 बार आता है। भारत में 2 बार आपके पास वास्को डिगामा भारत आता है। एक 1498 में, एक 1502 में। क्लियर है मेरी बातें। एक 1498 में और एक 1502 में आपके पास जो है वास्को डिगामा भारत आता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दूसरा जो आपके पास यूरोपियन पुर्तगाली भारत आता है, नाम है पेड्रो। क्लियर है। पुर्तगाल को आज हम बढ़िया से कंप्लीट कर रहे हैं। दूसरा आपके पास यूरोपियन जो आता है, जिसका नाम पुर्तगालियों में से आता है पेड्रो अल्वरेज। पहला वास्को डी गामा आया, 1498 में आया, 1502 में आया। जब वो आया तो कालीकट बंदरगाह पे उतरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कवाकू द्वीप पे उतरा। और जो राज्य था वो केरला था, और क्षेत्र था कोचीन था। उसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट क्या है, बोला 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा फिर भारत आता है, वो तो हमने पढ़ लिया। उसके 1503 में पुर्तगाली की पहली फैक्ट्री, मतलब ये पहली फैक्ट्री बना देते हैं। फैक्ट्री वाला समझ रहे हो ना, इनका काम ही क्या था कि व्यापार करना था। व्यापार करना ऐसे थोड़ा ना हो जाता है, पहले अपना कोई तो कंपनी कोई फैक्ट्री लगाएगा लगाएगा। पहली फैक्ट्री वही बनाते हैं, ये कोचीन में बनाते हैं। ये कोइन लिखा गया है, इसके लिए मिस्टेक है ना। यहाँ पे ये जो कोचिन 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 में बनाते हैं। दूसरी फैक्ट्री कन्नूर तमिलनाडु में बनती है, 1505 में। 1505 से 1509 में से बोल जाता है पहला पुर्तगाली वायसराय। मतलब अब ये व्यापार को इतना सही महत्व देने लग पड़े थे। पहला पुर्तगाली भारत वायसराय भारत आया। क्लियर है। हाँ, जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। उसने एक पॉलिसी अपनाई, जिस पॉलिसी को हम बोलते हैं सांत जल की नीति। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है पुर्तगाली, पहला पुर्तगाली वायसराय जो भारत आता है वो आपके पास 1505 से 1509 आता है, और उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी लगाई थी यहाँ पे, है ना, स्टार्ट की थी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी कि हम एक शांतिपूर्ण तरीके से भारत में व्यापार करेंगे। हम बिल्कुल भी यहाँ पे एक तरह से किसी से लड़ाई झगड़ा करके व्यापार नहीं करेंगे। पर भैया, इनकी जो ब्लू वाटर पॉलिसी है, इसको सफल नहीं होने दिया जाता है, जो यहाँ के मुगल होते हैं। क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे मुगलों का एक समूह बन जाता है, और मुगल सारे के सारे आपके पास जो हैं इकट्ठे होकर पुर्तगालियों के ऊपर टूट पड़ते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, देखो, शांत जल की नीति के अनुसार कि हम युद्ध करके व्यापार नहीं करेंगे, हम शांत रह के व्यापार करेंगे। बिल्कुल ठीक है भाई। ब्लू वाटर पॉलिसी आपसे पूछा जाएगा कि ब्लू वाटर पॉलिसी लागू करने वाला कौन था। ब्लू वाटर पॉलिसी लागू करने वाला कौन था, वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। जो कि पहला आपके पास कौन आया था, पहला पुर्तगाली वायसराय भारत आया था। उसके बाद था 1509 से 1515 दूसरा वायसराय अल्फासो डी अल्ब्रुक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यही पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। अल्फासो डी अल्ब्रुक, अल्फासो डी अल्ब्रुक भारत आता है। इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगालियों का भारत में, जिसने पुर्तगाल की जड़ें जमाई थी। इसने भैया 1510 ईस्वी में गोवा को जीता, 1511 ईस्वी में मलक्का को जीता। सती प्रथा बंद करने की कोशिश करी। इंपॉर्टेंट है, जो भी पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये ध्यान रखिएगा, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। यह ईसाई धर्म को देने की कोशिश कर रहा लगा, मतलब देखो, ईसाई ईसाई धर्म को ना, ये ईसाई धर्म को बढ़ाने की, है ना, एक तरह से ईसाई धर्म को एक तरह से बढ़ाने की कोशिश करने लगा। इसका उद्देश्य था कि पुर्तगालियों को भारत में बढ़ाया जाए। इसका उद्देश्य क्या था, पुर्तगालियों को भारत में बढ़ाया जाए। यही पुर्तगाली है जिनका रिलीजन यहाँ पे देखने को मिलता है, ईसाई क्रिश्चियन रिलीजन जिनका था, है ना। यही पुर्तगाली है, चेक कर लेना एक बार। यही पुर्तगाली हैं जिनका रिलीजन जो था वो क्या था, क्रिश्चियन था या फिर ईसाई था। क्लियर है। हाँ, तो यहाँ पे बोला जाता है, यहाँ पे ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था वो पहला वायसराय था। अल्फासो डी अल्ब्रुक जो था वो आपके पास दूसरा वायसराय था। अगर इस दूसरे वायसराय की बात करूं भैया, तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, इस दूसरे वायसराय की अगर हम यहाँ पे बात करें, इसने अपने क्रिश्चियन रिलीजन को, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, ईसाई धर्म को बढ़ाने के लिए बहुत सी आपके पास नीतियां लगा दी। इसने यहाँ पे अपने लोगों को कहा, आप यहाँ के लोगों से विवाह कर लो, या यहाँ की लड़कियों से आप विवाह कर लो, जिससे
मतलब उनके भारतीयों में संबंध बनेंगे, जिससे भारतीय को भी आपके पास जो है वो क्वेश्चंस ही है ना काउंट किया जाएगा। क्लियर है? हाँ। उसके बाद 1529 से 1538 तक आपके पास निन्हो डी कुन्हा वायसराय आए। तीसरे वायसराय थे भैया ये किसके? वायसराय से आप क्या समझ रहे हो? मतलब एक ऐसा अधिकारी जो पुर्तगालियों को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। और निनो डी कुन्हा आया, जिसने राजधानी गोवा, हाँ सेंस देख लेना बस, राजधानी गोवा ट्रांसलेट करा 1530 में। इन्होंने सेंट थॉमस मद्रास, है ना, मद्रास में है, हुगली बंगाल पर अधिकार बना लिया। 1539 में इन्होंने द्वीप जो दमन द्वीप था उसको जीता। 1540 में सेंट जेवियर का आगमन हुआ, ये ईसाई गुरु थे। सेंट जेवियर का आगमन हुआ इन्हीं किस्में में। 1559 में पुर्तगाल का दमन हुआ। क्लियर है? पुर्तगाल का दमन, है ना, नहीं सॉरी, पुर्तगाल ने दमन, दमन एंड दीव है ना। 1559 में इसने दमन जीता। 1602 में एक युद्ध हो जाता है, बांटम का युद्ध। देखो क्या हुआ, अब मैं आपको सिंपल सी कहानी बताता हूँ। देखो जितनी भी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही है ना, उनको एक एक करके आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा, तभी आप यहाँ पे इस पूरे टॉपिक का बेनिफिट उठा पाओगे। देखो जब पुर्तगाल यहाँ पे आया था, पुर्तगाल में से वास्को डी गामा आता है, जो कि एक व्यापारी था, व्यापारी है ना, मछुआरा था, मुनीब नाम का, अब्दुल मुनीब था। उसके पीछे पीछे अपने जहाज को लगा देता है और उसी के पीछे चलता रहता है ना। और लास्ट में आके वो यहाँ पे पहुंच जाता है। जाना उसको अमेरिका था, पहुंचता वही भारत है। क्लियर है? हाँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आपके पास ये जो था वास्को डी गामा भारत में अच्छे तरीके से काम करता है। अब सब देखते हैं कि भाई ये कहाँ से अपना व्यापार कर रहा है। अब लोगों को पता चलने लग चुका था। आपको पता है ना कि कोई भी चीज छिपती नहीं है। तो यहाँ पे लोगों को पता चल चुका था कि सोने की चिड़िया कौन है। सोने की चिड़िया समझते ना, भारत। क्लियर है? क्योंकि यहाँ से क्या था, यहाँ से कच्चा माल लिए जाया जाता था, है ना। मतलब बहुत कमाई करी है ब्रिटेन लोगों ने, यहाँ से बहुत कमाई करी है। पुर्तगाली जैसे वास्को डी गामा ने ही यहाँ पे इसको क्या बोला था, सोने की चिड़िया, है ना। तो मतलब सोने की सच में कोई चिड़िया तो थी नहीं, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ था भैया, बोला जाता है जब पुर्तगाल यहाँ पे काम कर रहा था, तो अब बीच में डच भी यहाँ पे आ चुका था, बीच में आ चुका था, है ना। हमने बीच में जिक्र नहीं किया, पर ध्यान रखना, बीच में ही आपके पास डच यहाँ पे आ चुका था। डच भी अपना व्यापार कर रहा है। जब देखो दोनों अपना अपना व्यापार कर रहे हैं एक ही देश के, तो भैया ये तो पक्का है ना कि संघर्ष तो होगा, लड़ाई तो होगी कि नहीं भाई, ये क्षेत्र मेरा है, ये क्षेत्र मेरा है। तो यहाँ पे एक खतरनाक लड़ाई होती है, एक खतरनाक युद्ध होता है, जिसको हम बांटम का युद्ध कहते हैं 1602 में। 1602 के जो बांटम का युद्ध था, इसमें और जो आपके पास डच और जो आपके पास नाम था पुर्तगाल आपस में भिड़ते हैं, जिसमें पुर्तगाली यहाँ पे कमजोर हो जाते हैं, पुर्तगाली हार जाते हैं। बाद में एक संधि होती है, समझौता होता है। समझौते के अनुसार क्या होता है कि पुर्तगाली यहाँ पे कुछ लिमिटेड एरिया में ही ट्रेड कर पाएंगे। तो ये था आपके पास पुर्तगालियों का पूरा सिस्टम। अब हम थोड़ा सा बात कर लेंगे डच वाले टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले तो मेरे को ये चीज क्लियर करो कि सब कुछ क्लियर है या कोई दिक्कत परेशानी नजर आ रही है? हम्म। सब क्लियर है? हम्म। ओके। तो यहाँ तक आपको पुर्तगाल के बारे में बढ़िया से चीजें समझ आ गई। इसमें 1602 का बांटम युद्ध आपको देखना है। 1602 का जो बांटम युद्ध है, वो आपको पक्का यहाँ पे ध्यान रखना है। मेरी बात क्लियर हो रही है? हम्म। तो आज जो हमारा 15 नवंबर है, 16 नवंबर है, 16 नवंबर का आपका आज का लेक्चर हमने देख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर्स को हम डच से स्टार्ट करेंगे, और डच से हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो आपके पास ब्रिटेन है। ब्रिटेन को भी हम यहाँ पे साथ में पढ़ेंगे। क्लियर है चीजें? हाँ, तो कैसा गया आपका दिवाली फेस्टिवल, कैसा गया? सब कुछ सही गया? हम्म। नीचे अपना कमेंट सेक्शन यूज करो। हम्म। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी रहती है तो अपना कमेंट सेक्शन यूज करें। हम्म। ओके जी, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।